जीवन की शुरुआत कैसे होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी चमत्कार को समझने वाले हैं। बिल्कुल। हम सभी के अस्तित्व का आधार क्या है, यही तो समझना है। हाँ, हम उस पूरी यात्रा को वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे जो महज एक अकेली कोशिका से शुरू होकर एक जीते जागते सांस लेते इंसान में बदल जाती है। आज हमारे पास जीव विज्ञान के कुछ बेहद प्रामाणिक और विस्तृत दस्तावेज हैं जो मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। और मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि इस विस्तृत विश्लेषण का एक बहुत ही साफ और सीधा उद्देश्य है। ये सिर्फ जीव विज्ञान के भारी भरकम शब्दों या अंगों के नाम रटने के बारे में नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हमारे शरीर की वो छोटी छोटी कोशिकाएं और अलग अलग हार्मोन एक अचूक तालमेल के साथ काम करते हैं। सही कहा। इसके साथ ही हमारे समाज में जनन स्वास्थ्य और शरीर को लेकर कई तरह के भ्रामक मिथक फैले हुए हैं। आज हम उन मिथकों को पूरी तरह से वैज्ञानिक कसौटी पर परखेंगे। ये विज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, बल्कि खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी टूल है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पुरुष जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अगर कोई इसे एक बेहद उन्नत तापमान नियंत्रित कारखाने की तरह देखे तो ये बिल्कुल सटीक उपमा होगी। हाँ, इस कारखाने का मुख्य हिस्सा शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में स्थित होता है। लेकिन मुझे इसमें एक बात बहुत अजीब लगती है। जो मुख्य अंग है, जिन्हें वृषण या टेस्टिस कहा जाता है, वे शरीर के मुख्य हिस्से के अंदर नहीं होते। वे बाहर होते हैं? जी, वे शरीर के बाहर एक थैली में होते हैं जिसे वृषणकोश या स्क्रोटम कहते हैं। मतलब कोई भी सोच सकता है कि प्रकृति ने ऐसा डिजाइन क्यों बनाया होगा। ये तो एक तरह की डिजाइन की खामी लगती है कि इतने महत्वपूर्ण अंग को शरीर के बाहर लटकता हुआ रखा गया है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा संबंध तापमान से है। देखो, शुक्राणु यानी स्पर्म के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की जरूरत होती है। ओके। हमारा शरीर अंदर से काफी गर्म होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेस्टिस शरीर के अंदर होते तो उस गर्मी से शुक्राणु बन ही नहीं पाते। इसलिए स्क्रोटम एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, जो इस कारखाने के तापमान को एकदम सटीक बनाए रखता है। मतलब ये पूरी व्यवस्था सिर्फ उस कारखाने की कूलिंग के लिए है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। अगर हम इस कारखाने के अंदर झांक कर देखें तो वहां क्या चल रहा होता है? क्या ये अंदर से भी इतना ही जटिल है? अंदर की संरचना तो और भी ज्यादा व्यवस्थित है। प्रत्येक वृषण के अंदर लगभग 250 छोटे छोटे कक्ष होते हैं। इन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। 250 कक्ष? हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी फैक्ट्री में 250 अलग-अलग कमरे हों और हर एक कमरे के अंदर 1 से लेकर 3 बहुत ही घुमावदार और कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। असल में यही वो माइक्रो फैक्ट्री है जहां दिन रात शुक्राणु पैदा होते हैं। उन नलिकाओं के अंदर तो काफी हलचल होती होगी। मैंने दस्तावेजों में पढ़ा है कि 2 बहुत ही मजेदार कोशिकाओं का जिक्र है जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाती हैं। बिल्कुल। पहली है सर्टोली कोशिकाएं। ऐसा लगता है जैसे ये कोशिकाएं नर्स की तरह काम कर रही हैं। जो नए शुक्राणु बन रहे हैं, ये उन्हें पोषण देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। और दूसरी हैं लीडिक कोशिकाएं, जो बाहर होती हैं। हाँ, ये नलिकाओं के बाहर मौजूद होती हैं और एंड्रोजन नाम का हार्मोन बनाती हैं। मतलब एक कोशिका फैक्ट्री में खाना खिला रही है और दूसरी कोशिका मैनेजमेंट का काम कर रही है, हार्मोन के जरिए पूरा नियंत्रण कर रही है। सही पकड़ा आपने। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन शुक्राणुओं का सफर। सफर? हाँ, एक बार जब ये शुक्राणु बन जाते हैं तो वे तुरंत बाहर नहीं आते। उन्हें एक पूरी ट्रेनिंग और असेंबली लाइन से गुजरना पड़ता है। अरे वाह! वे शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर एक पूरे नेटवर्क से होते हुए अधिवृषणी यानी एपिडिडमिस में पहुंचते हैं। इस एपिडिडमिस को एक ट्रेनिंग कैंप की तरह देखा जा सकता है, जहां शुक्राणु तैरना सीखता है और परिपक्व होते हैं। क्या बात है! ट्रेनिंग कैंप। और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद वे शुक्रवाहक या वास डेफरेंस नाम की एक लंबी नली के जरिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान रास्ते में कुछ ग्रंथियां आती हैं, जैसे शुक्राशय, जिसे सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं,
प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो ये सब अपना स्राव मिलाती हैं। जी, ये ग्रंथियां अपना अपना तरल उस रास्ते में मिलाती जाती हैं। इन सभी के स्राव और शुक्राणुओं के मिलने से आखिर में वीर्य यानी सीमन बनता है। यह स्राव फ्रुक्टोज और कैल्शियम से भरपूर होता है, जो शुक्राणुओं को आगे की लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा देता है। हाँ, एनर्जी तो चाहिए होगी। और साथ ही बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव एक तरह का लुब्रिकेशन भी देता है। ये तो वाकई एक हाईटेक कारखाने की असेंबली लाइन है, जहां हर कदम पर कुछ न कुछ जोड़ा जा रहा है। अब इस कारखाने से निकलकर हम उस तंत्र की बात करते हैं जो जीवन का असली घर है, स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिल्कुल। यह पूरा तंत्र श्रोणि क्षेत्र में सुरक्षित रहता है। इसके मुख्य अंगों में अंडाशय या ओवरीज का एक जोड़ा, अंडवाहिनियां यानी फेलोपियन ट्यूब्स, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स कहते हैं, और योनि यानी वजाइना शामिल है। गर्भाशय के आकार को एक उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा बताया गया है, लेकिन एक नया जीवन पूरे 9 महीने इस छोटे से आकार में कैसे सुरक्षित रहता है? वो इसलिए क्योंकि गर्भाशय कोई साधारण दीवार वाला अंग नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रेचेबल और सुरक्षित घर है जिसे जीवन को पालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। गर्भाशय की दीवार 3 बहुत ही खास परतों से बनी होती है। सबसे बाहरी परत है परिगर्भाशय या पेरीमीट्रियम, जो एक सुरक्षात्मक झिल्ली है। और बीच वाली? बीच की परत सबसे मजबूत होती है, जिसे गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहते हैं। ये मोटी और चिकनी पेशियों से बनी होती है। जब किसी शिशु का जन्म होता है तो इसी परत में सबसे तेज और शक्तिशाली संकुचन या कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो बच्चे को बाहर की ओर धकेलते हैं। ओहो, और सबसे अंदर वाली परत, क्योंकि उसका रोल तो हर महीने बदलता रहता है ना? एकदम सही। सबसे अंदरूनी परत है गर्भाशय अंतस्तर, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये परत बहुत ही डायनामिक है। हर महीने होने वाले आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसी परत में बदलाव होते हैं। ये हर महीने एक संभावित गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करती है, मोटी होती है। और अगर गर्भावस्था नहीं होती है तो यही परत टूटकर रक्त के रूप में बाहर आ जाती है। यह एक अद्भुत चक्रीय प्रक्रिया है। लेकिन जब हम फीमेल एनाटॉमी की बात करते हैं तो सिर्फ आंतरिक अंग ही नहीं, बाहरी जननेंद्रियों का भी बहुत महत्व है, जैसे मॉन्स प्यूबस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा और क्लाइटोरिस। इस विषय पे चर्चा करते हुए एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा सामने आता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, हाइमेन या योनिच्छद का मुद्दा। जी। हमारे समाज में इसे लेकर सदियों से एक बहुत बड़ा और खतरनाक मिथक चला आ रहा है। लोग इसे किसी भी स्त्री के चरित्र या कौमार्य यानी वर्जिनिटी से जोड़कर देखते हैं। यह एक ऐसा झूठ है जिसने न जाने कितनी महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना दी है। जीव विज्ञान इस बारे में क्या स्पष्ट करता है? विज्ञान का जवाब यहाँ बहुत ही स्पष्ट और दो टूक है। हाइमेन केवल एक बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है जो योनि के द्वार को आंशिक रूप से ढकती है। जीव विज्ञान ये साबित करता है कि हाइमेन का फटना केवल संभोग या इंडकोस का ही परिणाम नहीं है। ये खेल कूद में सक्रिय भाग लेने, साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने, अचानक गिरने या फिर माहवारी के दौरान टेम्पोन का इस्तेमाल करने से भी आसानी से फट सकती है। मतलब कोई भी शारीरिक गतिविधि इस झिल्ली को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ महिलाओं में ये संभोग के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रह सकती है। अच्छा। जी हाँ। इसलिए चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हाइमेन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को कौमार्य या किसी भी पिछले यौन अनुभव का सूचक मानना पूरी तरह से आधारहीन और गलत है। वैज्ञानिक सत्य समाज की इस दकियानूसी सोच को पूरी तरह से खारिज करता है। यह जानकारी आम जनमानस तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। शरीर से जुड़ी भ्रांतियां ज्ञान से ही दूर की जा सकती हैं। इसी तंत्र से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण संरचना स्तन ग्रंथियां या मैमरी ग्लैंड्स हैं। ये भी फीमेल सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। इनमें स्तनपालियां और कूपिकाएं होती हैं जो शिशु के पोषण के लिए दुग्ध का स्राव करती हैं। यह सब प्रकृति की उस बड़ी तैयारी का हिस्सा है जो एक नए जीवन के जन्म के बाद उसके पोषण के लिए की जाती है। बिल्कुल, ये पूरा एक पैकेज है। अब यहाँ से ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। हम बात करने वाले हैं युग्मकनन यानी गैमेटोजेनेसिस की। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो यह शुक्राणु और अंडाणु के बनने की कहानी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पुरुष और स्त्री में यह प्रक्रिया 2 बिल्कुल अलग अलग टाइमलाइन पर चलती है। हाँ, बिल्कुल अलग। पहले अगर पुरुषों में शुक्र जनन
या स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो यह कब शुरू होता है? पुरुषों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया उनकी यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से शुरू होती है। जब शरीर में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन LH और FSH जैसे हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ने लगता है, तब वो माइक्रोफैक्ट्री अपना काम तेजी से शुरू कर देती है। और इसके आंकड़े सुनकर कोई भी दंग रह जाए। कैसे आंकड़े? एक बार के स्खलन में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। 20 से 30 करोड़? बाप रे, ये संख्या तो किसी बड़े देश की आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन क्या इतने सारे शुक्राणुओं की सच में जरूरत होती है? जरूरत इसलिए होती है क्योंकि यात्रा बहुत कठिन है। उन 20-30 करोड़ में से सामान्य जनन क्षमता के लिए ये जरूरी है कि कम से कम 60% शुक्राणुओं का आकार बिल्कुल परफेक्ट हो। क्वालिटी कंट्रोल। बिल्कुल। और उन 60% में से भी कम से कम 40% की गति बहुत तेज होनी चाहिए। एक शुक्राणु की संरचना किसी मिसाइल या रॉकेट से कम नहीं होती। रॉकेट? हाँ, उसका एक सिर होता है जिसके आगे एक कैप जैसी संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। इस कैप में ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की बाहरी परत को छेदने का काम करते हैं, बिल्कुल एक ड्रिल मशीन की तरह। मध्यखंड में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इंजन का काम करते हैं और उस लंबी पूंछ को तेजी से तैरने के लिए ऊर्जा देते हैं। मतलब 30 करोड़ मिसाइलें एक साथ रेस लगा रही हैं। ये तो हुई पुरुषों की बात जो प्यूबर्टी से शुरू होती है। लेकिन स्त्रियों में होने वाले अंडजनन या oogenesis की टाइमलाइन तो एकदम दिमाग घुमा देने वाली है। वहां ऐसा क्या अलग होता है? शुक्र जनन के विपरीत स्त्रियों में अंडजनन की प्रक्रिया उनके जन्म के बाद या प्यूबर्टी में शुरू नहीं होती। तो कब होती है? ये प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब एक बच्ची खुद अपनी मां के गर्भ में भ्रूणिनावस्था में होती है। ये कल्पना करना ही अद्भुत है। जन्म से पहले ही हर एक अंडाशय के अंदर लाखों अंडजननी कोशिकाएं बन जाती हैं। और सबसे अहम बात, जन्म के बाद पूरी जिंदगी में कोई भी नया अंडाणु न तो बनता है और न ही इस स्टॉक में जुड़ता है। रुकिए, मतलब एक बच्ची जब पैदा होती है तो उसके पास जीवन भर के लिए अंडों का जो स्टॉक होना चाहिए वो पहले से ही मौजूद होता है? बाद में कोई नई प्रोडक्शन नहीं होती? बिल्कुल नहीं। जो खजाना जन्म के समय मिला है बस वही है। हे भगवान! और ये कोशिकाएं विभाजन तो शुरू करती हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के पहले चरण में आकर एक तरह से फ्रीज हो जाती हैं। इसे ऐसे समझे जैसे आपने कोई वीडियो गेम पहले लेवल के बीच में ही पॉज कर दिया हो। अच्छा। इन रुकी हुई कोशिकाओं को प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक इनमें से बहुत सारे पुटक नष्ट भी हो जाते हैं। प्यूबर्टी आने तक दोनों अंडाशयों में कुल मिलाकर केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही बचते हैं। वीडियो गेम को पॉज करने वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। और जब प्यूबर्टी के दौरान वो गेम अनपॉज होता है तो क्या होता है? मैंने पढ़ा है कि इसमें जो विभाजन होता है वो बराबर का नहीं होता। ऐसा क्यों? हाँ, जब ये कोशिकाएं आगे विकसित होकर तृतीयक पुटक बनाती हैं तो उनके अंदर का विभाजन बहुत ही असमान होता है। एक कोशिका जब 2 में बढ़ती है तो आमतौर पर वह बराबर बढ़ती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte बनता है और एक बहुत ही छोटा सा प्रथम ध्रुवीय पिंड या फर्स्ट पोला बॉडी बनता है। ऐसा भेदभाव क्यों? या भेदभाव इसलिए किया जाता है ताकि जो बड़ा अंडाणु बना है वो सारा पोषण और कोशिका द्रव्य अपने पास रख सके। उस छोटे से ध्रुवीय पिंड को लगभग कुछ नहीं मिलता। ये प्रकृति की एक रणनीति है। उस बड़े अंडाणु को आगे चलकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी है, इसलिए उसके पास सरवाइव करने के लिए भरपूर राशन पानी होना चाहिए। सारा राशन एक ही बैग में डाल दिया ताकि यात्रा सुरक्षित रहे। ये वाकई एक बेहतरीन रणनीति है। इसी से जुड़ा है महिलाओं का आर्तव चक्र, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी भी कहते हैं। यह चक्र आमतौर पर 28 या 29 दिनों का होता है। जीवन में पहली बार जब ये शुरू होता है तो उसे रजोदर्शन या मिनार्ची कहते हैं। हाँ, यौवनारंभ के समय। इस चक्र की शुरुआत में जो 3 से 5 दिनों का रक्तस्राव होता है वो उसी गर्भाशय के अंदरूनी स्तर के टूटने के कारण होता है। और इस पूरे चक्र के ठीक बीच में लगभग 14वें दिन अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है, जिसे अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। माहवारी की इस जैविक प्रक्रिया को समझते हुए हमें एक और बहुत अहम मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, और वो है स्वच्छता या हाइजीन। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है।
ये केवल शरीर के अंदर चलने वाला चक्र नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर संक्रमण और बीमारियों से बचाव का मुद्दा है। साफ सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार किए गए साफ कपड़े के पैड का उपयोग करना बेहद जरूरी है। हर 4 से 5 घंटे में या जरूरत के अनुसार पैड को बदलना चाहिए। इस्तेमाल किए गए पैड को कभी भी खुले में या टॉयलेट में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे कागज में लपेटकर सही कूड़ेदान में डालना चाहिए। हाँ। और सबसे अहम बात, इस दौरान अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना एक बुनियादी नियम है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए इन स्वच्छता नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है। ये जानकारी हर किसी के लिए बहुत काम की है। तो इस सब का अर्थ क्या है? हमने शुक्राणु की रेस देख ली, अंडाणु का इंतजार देख लिया, अब बारी है इनके मिलने की। आखिर ये मिलते कहाँ हैं? ये भी एक दिलचस्प सवाल है। यह मिलन अंडवाहिनी नली के एक चौड़े हिस्से में होता है, जिसे तुम्बिका या एम्प्यूला कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ समय की बहुत पाबंदी है। अंडाणु ओव्यूलेशन के बाद केवल एक सीमित समय तक ही जीवित रहता है। यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों ठीक एक ही समय पर उस एम्प्यूला क्षेत्र में ना पहुंचे, तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। यही कारण है कि हर बार संभोग से गर्भावस्था नहीं होती। यह एक परफेक्ट टाइमिंग का खेल है। और जब ये परफेक्ट टाइमिंग मैच कर जाती है और निषेचन हो जाता है, तब शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई बार लड़का न होने पर सिर्फ महिलाओं को दोष दिया जाता है। विज्ञान इस पर क्या कहता है? विज्ञान का नियम यहाँ चीख कर सच बताता है कि यह दोषारोपण 100% गलत है। लिंग निर्धारण का पूरा गणित गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। अच्छा, इसे थोड़ा समझाइए। देखो, स्त्री के अंडाणु में हमेशा केवल X गुणसूत्र ही होता है। उनके पास कुछ और है ही नहीं देने के लिए। लेकिन पुरुष के जो लाखों शुक्राणु होते हैं, वे 2 तरह के होते हैं। 50% शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होता है और बाकी 50% में Y गुणसूत्र होता है। इसका मतलब गणित बहुत सीधा सा है। एकदम सीधा। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु उस अंडाणु से मिलता है, तो परिणाम होगा XX, यानी एक लड़की का जन्म होगा। और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु उस अंडाणु से मिलता है, तो परिणाम होगा XY, यानी एक लड़के का जन्म होगा। शिशु का लिंग पूरी तरह से केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि पिता का कौन सा शुक्राणु अंडाणु से पहले टकराता है। इसमें माता की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए विज्ञान के अनुसार समाज का ये नजरिया पूरी तरह से निराधार है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो हर स्कूल, हर घर में बार बार बताया जाना चाहिए। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो निषेचन के बाद वो एक सिंगल कोशिका, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, वो तेजी से विभाजित होने लगती है। 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। हाँ, और वो आगे बढ़ती हैं। जी, वह अंडवाहिनी से खिसकते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ती है। फिर वो कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक गेंद जैसी संरचना में बदल जाती है और गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाती है। इसे अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहीं से सगर्भता यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इसके बाद एक जादुई संरचना बनती है, अपरा, जिसे अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा और उससे जुड़ी गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड सच में किसी जादू से कम नहीं है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये दोनों शिशु और माँ के बीच एक जीवन रेखा का काम करते हैं। जीवन रेखा? हाँ, अपरा के जरिए ही माँ के शरीर से शिशु को ऑक्सीजन और सारा जरूरी पोषण मिलता है और शिशु के शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। लेकिन अपरा सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि भी बन जाता है। एक अस्थायी ग्रंथि मतलब एक ऐसा अंग जो सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए बनता है और हार्मोन रिलीज करता है। सटीक बात है। यह गर्भावस्था के दौरान कई विशेष हार्मोन बनाता है, जैसे HCG, HPL और बाद के चरणों में रिलैक्सिन। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खास हार्मोन महिलाओं के शरीर में केवल गर्भावस्था के दौरान ही बनते हैं। जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट काम करती है, वो असल में इसी HCG हार्मोन की मौजूदगी को ही तो पहचानती है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही व्यावहारिक बात हो गई। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर भी सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है, जो भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। और जो वो ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में चिपका था, उसके अंदर की कोशिकाओं के समूह में कुछ स्टेम कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बारे में जितना पढ़ें उतना कम लगता है। इन स्टेम कोशिकाओं के पास मानो एक ब्लैंक रेज्यूमे होता है। बिल्कुल, इन्हें प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं कहते हैं।
इसका मतलब है कि इनमें इतनी असीम क्षमता होती है कि ये शरीर का कोई भी अंग, कोई भी ऊतक, चाहे वो दिल की धड़कने वाली कोशिका हो या दिमाग का न्यूरॉन, कुछ भी बना सकती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से 9 महीने के अंदर एक पूरा इंसान बन जाता है। यह किसी चमत्कार जैसा है। मानव गर्भावस्था लगभग 9 महीने की होती है। एक बहुत ही दिलचस्प तुलना अगर करें तो क्या हाथी या बिल्ली में भी यही समय होता है? मुझे लगता है कुत्तों और बिल्लियों में तो कम होता होगा। हाँ, कुत्तों और बिल्लियों में ये अवधि लगभग 2 महीने की होती है, जबकि हाथियों में ये समय लगभग 22 महीने तक जा सकता है। हर प्रजाति ने अपने विकास के अनुसार अपना एक अलग टाइमर सेट किया हुआ है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मानव शरीर और जनन की ये प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित, कितनी बारीक और अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। कैसे तापमान को कंट्रोल किया जाता है, कैसे लाखों शुक्राणु एक साथ रेस लगाते हैं, कैसे अंडे जन्म से पहले बन जाते हैं और कैसे एक अकेली कोशिका अरबों कोशिकाओं वाले एक इंसान में बदल जाती है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हम सबके अस्तित्व का मूल आधार है। इस विज्ञान की सुंदरता इसके रहस्यों में भी छिपी है। चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए मैं एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर बताइए। हमने ओजेनेसिस के दौरान बात की थी कि जब अंडाणु बनता है तो उस असमान विभाजन में एक छोटा सा प्रथम ध्रुवीय पिंड या फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, ताकि सारा पोषण बड़े अंडाणु को मिल सके। हाँ, वो राशन वाला उदाहरण। बिल्कुल। लेकिन क्या ये पता है कि आधुनिक विज्ञान आज तक ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया है कि उस प्रथम ध्रुवीय पिंड का आखिर होता क्या है? क्या वो बाद में फिर से विभाजित होता है या क्या वो यूं ही नष्ट हो जाता है? वर्तमान में हम निश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते। ये हमारे ही शरीर के अंदर मौजूद एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिस पर आज भी शोध चल रहा है। हुफ, ये सोचने वाली बात है कि जिस शरीर में हम रहते हैं उसके सारे राज अभी तक हमें भी नहीं पता। प्रकृति अपने आप में अनगिनत रहस्य समेटे हुए है और हर रहस्य हमें और अधिक जानने और अधिक सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसी वैज्ञानिक यात्रा रही है जिसने बहुत से मिथकों को तोड़ा है और जीवन को देखने का नजरिया बदला है। इस विषय को इतनी गहराई से समझने और विज्ञान के नजरिए से दुनिया को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ने कर बहुत बहुत धन्यवाद।